हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्केंशिया ब्रायोफाइटा का पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मार्केंशिया ब्रायोफाइटा के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, अक्रेंस के बारे में, उसकी थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी थैलस की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को हमने कवर किया था। पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे मार्केंशिया ब्रायोफाइटा के रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया ब्रायोफाइटा, तो आप उसके इसी प्रोसेस को जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ उसी को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। कई बार अलग से आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया या डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। जनरली क्वेश्चन इसी तरह से आता है डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। तो उस कंडीशन में आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना होगा, एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में आप लोग नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो मार्केंशिया ब्रायोफाइटा है इसमें दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, यानी इसमें रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे कहा जाता है हिंदी में वर्धी प्रजनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली ब्रायोफाइटा का एक कॉमन फीचर्स है कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली पाया जाता है। अब देखिए, ये जो मार्केंशिया ब्रायोफाइटा है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं उसके बारे में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन एंड डेथ ऑफ द ओल्डर रीजन। इससे पता चलता है बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन, यानी इसके थैलस का जो एपिकल रीजन है वो प्रोग्रेसिव ग्रोथ करता रहता है और जो ओल्डर रीजन है उसका डेथ होता चला जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है डेथ एंड डिके मेथड, राइट। इस विधि में मैच्योर अवस्था में मार्केंशिया थैलस के पुराने भाग धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं, यानी जो ओल्डर पोर्शन होता है, ओल्डर पार्ट होता है थैलस का, वो धीरे धीरे डैमेज होता चला जाता है, नष्ट हो जाता है, तथा इस कारण ये डाइकोटोमस ब्रांचेस के दोनों लोब्स अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक भाग या लोब बढ़ करके फिर एक नया थैलस बनाता है। तो ये था डेथ एंड डिके मेथड। नंबर सेकेंड है बाय एडवेंटिटिवस ब्रांचेस। इनकी हेल्प से भी मार्केंशिया के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इस मेथड में कुछ जातियों में थैलस के वेंट्रल साइड में बहुत से अपस्थानिक शाखाएं यानी कि एडवेंटिटिवस ब्रांचेस बनता है, जो कि अलग होकर एक नए प्लांट का निर्माण करता है। नंबर थर्ड पर आता है बाय गेमी फॉर्मेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पेपर में आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज गेमा कप। जेमा कप क्या होता है, गेमी फॉर्मेशन क्या होता है, गेमी के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है, किसी भी तरीके से 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग इस पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। इसी की वजह से मैंने पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स मैंने आपको बताए, राइट। नोट डाउन कीजिए इसके बारे में। यह मार्केंशिया के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेन और विशेष एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड है। ये विशेष वृद्धि प्रजनन गेमी द्वारा, यानी कि कुछ गेमी होते हैं जो कि एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उन्हें कहा जा सकता है, और ये लार्ज नंबर में प्याले नुमा यानी कि एक तरीके से कप शेप्ड में होते हैं, राइट, जिन्हें कहा जाता है गेमा कप्स। अब ये जो गेमा कप्स होते हैं ये थैलस के डोर्सल सरफेस पर मिड रिब के पास में पाए जाते हैं, जो कि मैं आपको डायग्राम में भी दिखा दूंगा। अब आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं वीटीएस ऑफ मार्केंशिया थैलस पासिंग थ्रू ए गेमा कप, जिसमें आप लोग देखेंगे ये है गेमा, राइट। तो इस तरह से थैलस के अंदर गेमा को आप लोग दिखा सकते हैं। ये नीचे की तरफ राइजोइड्स और स्केल्स भी शो किया गया है। तो गेमा कप द्वारा कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसका डायग्राम भी अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग डायग्राम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। गेमा कप के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग और भी थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हैं। प्रत्येक स्ट्रक्चर एक वेजिटेटिव ग्रोविंग पॉइंट्स की स्थिति को बतलाता है। गेमा के अंदर अधिकांश कोशों में क्लोरोफिल होता है तथा कुछ कोशों में ऑयल होते हैं, तेल होता है। कुछ कोशिकाएं में राइजोइड सेल्स भी होती हैं और गेमी कप से म्यूसिलेज द्वारा पानी शोषण करके अलग हो जाती हैं। गेमी फेवरेबल कंडीशन में पृथ्वी पर गिरने के बाद डेवलपमेंट करके 2 मार्केंशिया का थैलस बनाते हैं। गेमा के कटाव यानी नोच के स्थान से एपिकल सेल्स सक्रिय होकर के एक्टिव होकर के थैलस बनाते हैं और राइजोइडल सेल से राइजोइड्स बन जाते हैं। ये जो आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्लियरली यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया गया है। ए से लेकर सी डायग्राम में दिखाया गया मार्केंशिया स्ट्रक्चर ऑफ गेमा एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू थैलस फ्रॉम गेमी।
ए जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है सिंगल मैच्योर गेमी, जिसकी स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे इसमें ऑयल सेल्स होती हैं, राइजोइडल सेल्स हैं और इसमें नोच भी दिखाई देता है और ये इसका स्टॉक होता है। बी से लेकर सी डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो इसमें डी जनरेटिंग गेमी व यंग गेमिटोफाइट ऑफ मार्किंशिया थैलस। तो कैसे गेमी से एक नया थैलस बनता है उसके बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मार्किंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम पेपर में आपसे अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्किंशिया। तो आप लोग कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मार्किंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी डेवलप होता है, हाईली एडवांस ओगेमस टाइप का होता है तथा निश्चित यानी कि डेफिनेट मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की हेल्प से होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्प से होता है, जिन्हें कहा जाता है एंथ्रीडियम व आर्चिगोनियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आर्चिगोनियम कहते हैं। इसमें मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गेमिटोफिटिक थैलस पर विशेष प्रकार के इरेक्ट ब्रांचेस पर पाए जाते हैं, यानी एक स्पेसिफिक ब्रांचेस होती हैं जो कि इरेक्ट होती हैं, ऊपर की तरफ उठी हुई रहती हैं और इन्हीं ब्रांचेस पर एंथ्रीडियोफोर्स व आर्चिगोनियोफोर्स जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसी पर पाए जाते हैं। मार्किंशिया का थैलस प्राय हेटेरोथैलिक होता है, अर्थात एंथ्रीडिया व आर्चिगोनिया अलग अलग थैलस पर उत्पन्न होते हैं, यानी मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। मेल प्लांट पर एंथ्रीडियोफोर्स होते हैं और फीमेल प्लांट पर आर्चिगोनियोफोर्स होते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा इंट्रोडक्शन के बाद। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिसेप्टिकल, यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसको डिफाइन करेंगे, फिर आप लोग उसको फीमेल रिसेप्टिकल जो होते हैं यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे। मार्किंशिया में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, जो कि थैलस से निकली इरेक्ट ब्रांचेस के अपेक्स पर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर में स्थित होते हैं। इस पूरी एंथ्रीडियोफोर्स कहते हैं, इस पूरे को क्या कहेंगे हम, एंथ्रीडियोफोर। इस प्रकार एंथ्रीडियोफोर में स्टोक जो कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा स्टोक के अपेक्स पर स्थित 8 खंडों में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। ये एंथ्रीडियोफोर की डिस्क 8 खंडों वाली जो स्ट्रक्चर है तथा प्रत्येक खंड लोब यानी कि लोब में बहुत से एंथ्रीडियल चेंबर्स होते हैं जिनमें एंथ्रीडियम स्थिर रहते हैं, राइट। स्टूडेंट, ये है मार्किंशिया का मेल थैलस और ये है मार्किंशिया का फीमेल थैलस। अगर आप मेल थैलस में ध्यान से देखेंगे तो इसमें एंथ्रीडियोफोर्स लगे होते हैं और फीमेल थैलस पर आपको आर्चिगोनियोफोर्स दिखाई देते हैं। मेल थैलस की स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में दिखाया गया है मार्किंशिया स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिसेप्टिकल, जिसमें ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एंथ्रीडियल, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसमें एयरपोर्स, एयर चैम्बर्स भी दिखाई देते हैं और ये है इसमें एंथ्रीडिया, राइट। और ये इसमें स्केल्स भी नज़र आएंगे और ये स्टॉक भी नज़र आएगा और ये है उसका पूरा थैलस। अगर आप इस एंथ्रीडिया को सेपरेटली देखना चाहेंगे तो ये है डायग्राम बी। डायग्राम बी में एंथ्रीडियम को बिल्कुल सेपरेट दिखाया गया है, जिसमें एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं और जिसके बाहर की तरफ एक जैकेट लेयर दिखाई देती है, जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं। ये जो आपको बाहर की तरफ लेयर दिखाई देती है इसी को कहा जाता है जैकेट, राइट। और इसके अंदर बीच बीच में जो सेल्स दिखाई दे रही हैं इन्हीं को कहा जाता है एंड्रोगोनियल सेल्स और ये है इसमें एंथ्रोजोइड्स। फाइनली ये जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं और फीमेल का जो एग सेल होता है वही आपस में फ्यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर होता है, राइट। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। थोड़ा सा उसके बारे में आपको और भी लिखना। सो स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम के बारे में आप लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। मैच्योर एंथ्रीडियम एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक स्टोक तथा एक गोल आकार यानी कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है। यह एक स्टेराइल जैकेट लेयर द्वारा सराउंडेड यानी घिरी रहती है। इसके अंदर अनेकों एंथ्रोजोइड्स मदर सेल्स होती हैं जो कि शीघ्र ही लंबे व छड़ आकार बाइफ्लैजिलेट का मतलब जिसमें 2 फ्लैजिल्ला प्रेजेंट हो, ऐसे एंथ्रोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इनमें जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, उसमें 2 फ्लैजिल्ला प्रेजेंट रहते हैं। तो फाइनली हमने अभी तक कवर किया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर के बारे में। अब आपको हेडिंग डालना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, राइट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है और कितने पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मार्किंशिया में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनियम कहलाता है, जो कि थैलस की इरेक्ट ब्रांचेस जिन्हें हम आर्चिगोनियोफोर्स कहते हैं या कार्पोसिफिलम कहते हैं वहीं पर ये लगा रहता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, उसके बाद आप लोग छोड़ देंगे, आगे लिखेंगे। जब आर्चिगोनियोफोर्स अपनी यंग स्टेज में होता है तब इसका ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग होता है वो डाइकोटोमी हो जाता है और इनमें 2 खंड यानी लोब्स बन जाते हैं। अब प्रत्येक खंड में दूसरा व तीसरा डाइकोटोमी हो जाता है जिससे कि 8 लोब्स वाली एक स्ट्रक्चर बन जाती है।
इन लोब्स में वृद्धि अग्र होते हैं। प्रत्येक वृद्धि अग्र के पीछे ऊपरी धरातल की कोशिकाओं में आर्चिगोनियम की एक पंक्ति में बसते हैं। ये आर्चिगोनियम एक्रोपेटल सक्सेशन में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार रिसेप्टिकल की ऊपरी सतह पर अंडधानी की 8 पंक्तियां बन जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में यानी कि इनिशियल स्टेज में अंडवाहिनियां यानी कि आर्चिगोनियम रिसेप्टिकल की ऊपरी धरातल पर रहती हैं, परंतु ज्यों ही अपनी अंडधानी यानी आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन होता है, आर्चिगोनियम की स्टोक लंबी हो जाती है और ऊपरी डिस्क यानी रिसेप्टिकल मध्य भाग में तीव्रता से बढ़ने लगता है, जिसके कारण डिस्क के किनारे उल्टने लगते हैं और अंत में इस उल्टने के कारण आर्चिगोनियम भी उल्टी हो जाती है। आर्चिगोनियम के अब निचली सतह पर यानी कि लोअर सरफेस पर आने पर जो यंग आर्चिगोनिया है वो आर्किगोनियोफोर के स्टोक के पास आ जाती है और जो पुरानी अंडधानी यानी जो ओल्ड आर्चिगोनिया होती है वो परिधि की ओर रहती है। इस अवस्था में आर्चिगोनिया की ग्रीवा की ओर लटकी रहती है यानी कि नेक की ओर लटकी रहती है और अंडधानी के अलग होने के बाद अंडधानी पंक्तियां के दोनों ओर एक एक वन सेल्ड लेयर बन जाता है, जिसे हम पेरचिटियम या इन्वोल्यूकर कहते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मार्केंसिया में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यानी कि बहुत ही सिंपल है। आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे, सेकंड नंबर पर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिफाइन करेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिफाइन करना है, उसके बाद आप लोगों को फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन क्रिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जो कि ब्रायोफाइटा का एक कॉमन कैरेक्टर होता है कि इन्हें वाटर की नीड होती है जब भी इन्हें फर्टिलाइजेशन करना होता है। तो फर्टिलाइजेशन के समय ग्रीवा नाल कोशा यानी कि जो नेक कैनाल सेल्स है, वेंटर कैनाल सेल्स है, वो नष्ट होकर के रासायनिक पदार्थ बनाती हैं, जो ढक्कन यानी कि कवर सेल्स पर प्रेशर डाल करके उन्हें हटा करके बाहर आ जाता है और जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो अपनी ओर उसे आकर्षित करता है। स्वतंत्र रूप से तैरते हुए जो एंथ्रोजोइड्स है वो आर्चिगोनियम की नेक पर एकत्रित हो जाते हैं तथा इसमें एक एंथ्रोजोइड्स नेक द्वारा होता हुआ एग सेल के पास पहुंच करके फ्यूजन करता है और फ्यूजन करने से जाइगोट बन जाता है। इस प्रकार से दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जो दो हैप्लॉइड गैमेट्स थे, वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन होता है। सो स्टूडेंट, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ आर्चिगोनियोफोर ऑफ मार्केंसिया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। इस डायग्राम में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये जो छोटा डायग्राम आपको दिखाया गया है यही है एग सेल। इसी एग सेल से एंथ्रोजोइड्स जो होता है वो आकर के फ्यूज करता है और फ्यूज करने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। ये इसमें स्टॉक है और ये इसमें एग सेल होता है। ये इसमें एंट्रल कैनाल सेल्स और ये इसमें नेक कैनाल सेल्स। ये जो नेक कैनाल सेल्स है, जैसे ही एंथ्रोजोइड्स आते हैं तो ये डिस्ट्रॉक हो जाता है, ये खत्म हो जाता है और खत्म होकर के एक ऐसा रसायन प्रोड्यूस करता है जिससे कि एंथ्रोजोइड्स अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद वो एग सेल तक पहुंच जाते हैं, एक जाकर के फ्यूजन कर जाता है, फ्यूजन करते ही जाइगोट बन जाता है। अब ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, इसमें आपको ओस्पोर दिखाई देगा, एयर पोर्स दिखाई देंगे, एयर चैम्बर्स इसमें प्रेजेंट रहता है, एसिमिलेटरीज में फिलामेंट्स दिखाई देते हैं। सारी स्ट्रक्चर आप लोग क्लियरली इसमें देख सकते हैं। ये इसमें पेरचिटियम, ये इसमें स्टॉक, ये इसमें एयर पोर्स, ये राइजोइड्स, ग्रूव्स, राइट। इसमें एयर चैम्बर्स, पूरा स्ट्रक्चर राइजोइड से स्केल्स तक के सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, मार्केंसिया के स्पोरोफाइट की जो फर्स्ट सेल है उसी को हम बोलते हैं जाइगोट, राइट। जाइगोट क्या होता है? ये स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। मैच्योर स्पोरोगोनियम एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें कि निश्चित फूट, सीटा और कैप्सूल भाग होते हैं। इसमें फूट का निचला चौड़ा फूला हुआ भाग है जो कि गैमेटोफाइट में धंसा एम्बेडेड रहता है तथा बढ़ते हुए स्पोर्स के लिए गैमेटोफाइट से खाद्य पदार्थों को एब्जॉर्प्शन करता है। सीटा व फूट के ऊपर स्थित मल्टी सेलुलर स्टॉक समान स्ट्रक्चर है। यह फूट व कैप्सूल को एक दूसरे से संबंधित रखता है। कैप्सूल स्पोरोफाइट के डिस्टल रीजन पर स्थित गोलाकार भाग है जिसमें बाहर एक वन सेल थिक व जैकेट लेयर तथा इसके अंदर की ओर हैप्लॉइड स्पोर्स तथा इलेटर्स पाए जाते हैं। इसमें आप लोग नोट डाउन करेंगे, इलेटर्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं जिसमें कि स्पाइरल थिकनिंग होती है। ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होती हैं तथा स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायक होते हैं। स्पोर्स जो होता है वो गोल आकार हैप्लॉइड व 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें बाह्य जो स्तर होता है यानी कि बाहरी लेयर जो होता है वो एक्साइन कहलाता है, वो मोटी होती है और कांटेदार होती है, और जो अंतर यानी कि अंत स्तर होता है जिसे हम इंटाइन कहते हैं वो चिकनी व पतली होता है। बीजाणु के स्तरों के अंदर कोशारस, नाभिक तथा कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये जो आप लोग स्टूडेंट डायग्राम देख रहे हैं ये है स्पोरोफाइट का डायग्राम। ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोफाइट, जिसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये है इसमें फुट,
ये है इसमें पेरिगाइनियम, ये है इसमें सीटा, ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम कैलिप्ट्रा, और ये है इसमें वाल ऑफ कैप्सूल, राइट। ये इसमें इलेटर्स दिखाए गए हैं और ये है इसमें स्पोर्स। ये पूरा का पूरा जैकेट लेयर आपको दिखाई देगा। तो ये है मार्केंसिया के स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर जो कि आप लोग एग्जाम पेपर में बना सकते हैं। स्पोरोफाइट के बारे में आप लोग और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। स्पोरोफाइट अथवा स्पोरोगोनियम अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि इसके बाह्य जो फुट सेल व सीटा सेल्स होती हैं या इलेटर्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि स्वयं खाद्य पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। जहाँ भी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस किया जा सकता है जिससे कि खुद से फूड बनाया जा सकता है। इसलिए ये जो है पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ये हमने देखा एलएस ऑफ स्पोरोफाइट, राइट। सो स्टूडेंट, आपको मार्केंसिया की लाइफ हिस्ट्री के बारे में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ स्पोरोफाइट तक उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंथोसिरोस के बारे में। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।